and circulation. It is my second video of this chapter. WBC or white blood cells or leukocytes. These cells are amoeboid in shape. एक अमीबा की तरह शेप होती है. अमीबा does not have the definite shape, so they don't have. ये मोटाइल होती है और ये न्यूक्लिएटेड होती है. न्यूक्लिएटेड होती है और do not have color. कोई कलर नहीं होता like RBC because hemoglobin is absent. इनका कोई कलर नहीं होता like RBC because hemoglobin यहाँ absent होता है. WBC का नंबर either any sex, male or female, both have equal number 6,000 to 8,000 per cubic millimeter. इतना इनका नंबर होता है और इनका जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 24 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स तक का होता है. और ये जब WBC कम आउट थ्रू द वॉल ऑफ कैपिलरी, जब कैपिलरी की वॉल से WBC बाहर आ जाते हैं, स्क्वीजिंग आउट ऑफ द WBC होता है, इसको हम डाईपेडेसिस कहते हैं. देखिए कैपिलरी है और इसकी वॉल से यहाँ पर ये WBC आ रही है. तो when WBC are coming to here or outside the capillary, it is called dipedesis. इसको हम dipedesis कहते हैं. अब देखिए जो WBC है ये दो तरह की है. On the basis of presence or absence of granules. ग्रेन्यूल्स के बेस पे प्रेजेंट है या एब्सेंट है. दो तरह की, एक है ग्रेनुलोसाइट्स एंड दूसरी है एग्रेनुलोसाइट्स. एक ग्रेनुलोसाइट्स वो होती है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है. जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है उनको वी कॉल द ग्रेनुलोसाइट्स, और जो दूसरी होती है उन्हें एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं. अब ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 तरह की होती है. एक होती है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. 3 तरह की है क्योंकि तीनों के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है. जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. अब सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, ये सबसे ज्यादा नंबर में होती है. 60 से 65% ऑफ टोटल WBC. ये दे डू नॉट गिव द कलर. एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से इनका कोई कलर नहीं होता. अगर आप इनको रख दे एसिड मीडियम में और एसिड डाई में और बेसिक डाई में, ये कलर नहीं देंगे. न्यूट्रल है, कलर नहीं दे रही है. फैगोसाइटिक इन नेचर, किल द फॉरेन पार्टिकल्स, उनको खत्म कर देती है. फैगोसाइटिक. इसका न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस देखिए सेल के अंदर, ये 2 to 7 लोब्स में होता है. इस तरह के लोब्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर. जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है लोब्स के अंदर. फीमेल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मेल में नहीं होती, न्यूट्रोफिल्स में बार बॉडीज प्रेजेंट होती है और ये बार बॉडी की सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है. यानी जिनकी बार बॉडी, जिनकी जो न्यूट्रोफिल्स है वहाँ बार बॉडी प्रेजेंट है, यानी कि वो फीमेल है, यानी फीमेल वन. अब है इओसिनोफिल्स. ये मोटाइल नहीं होती, ये फैगोसाइटिक है. इनका न्यूक्लियस 2 लोब में डिवाइड होता है. ये 2 लोब में डिवाइड होता है, बाइलोब होता है. ये एसिडिक डाई में कलर देती है. कैसा? रेड ब्राइट कलर. ये रेड ब्राइट कलर है वो एसिडिक डाई में आता है और ये 2 to 4% ऑफ टोटल WBC से 2 से 4% होता है
और ये एलर्जिक रिएक्शन को शो कराती है, उसमें इन्वॉल्व होती है, उनसे एसोसिएटेड होती है। इओसिनोफिल्स अगर बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको खत्म कर देती है, लेकिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, जब एलर्जिक रिएक्शंस है, एलर्जिक कंडीशंस हैं, तो ये जो आपकी इओसिनोफिल्स है इनका नंबर बढ़ जाता है और इट इज कॉल्ड इओसिनोफिलिया। अगर हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन है और इओसिनोफिल का नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसे इओसिनोफिलिया कहते हैं। इसमें जो हमारी इओसिनोफिल्स है इनका नंबर बढ़ रहा है। बेसोफिल्स ये आपके 0.5% से लेकर के 1% ऑफ टोटल WBC होती है और ये बेसिक डाई से इनको कलर मिलता है। एसिड से लेती है, बेसिक डाई से लेते हैं और बेसिक डाई कौन सी है? मिथाइलिन ब्लू, उससे कलर लेती है। अब ये जो आपकी बेसोफिल्स है ये 3 सब्सटेंस सीक्रेट करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड क्लॉट होने नहीं देता और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। इन्फ्लेमेटरी। अब आइए हमारा था ब्लड ग्रुप। एक ब्लड ग्रुप की बात करें तो आरबीसी होती है। आरबीसी की जो सरफेस है ये आरबीसी है, इसके सरफेस पर यहां पर एंटीजन्स प्रेजेंट होंगी और ये एंटीजन्स जो है दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं और दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और जब ये आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें हम एंटीजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम वी कॉल टू देम द एंटीजन्स। इनको हम यहाँ पर एंटीजन्स कहते हैं और ये जो एंटीजन्स हैं दे डिसाइड द ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। अब इन एंटीजन्स के अगेंस्ट में प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जिसे आप स्मॉल a और b से डिनोट कर रहे हैं। एंटीजन्स को आप कैपिटल A एंड कैपिटल B से डिनोट करेंगे और एंटीबॉडीज को आप स्मॉल a एंड स्मॉल b से डिनोट करते हैं। आप देखिए ब्लड ग्रुप में ये हमारा A ब्लड ग्रुप है, ये B ब्लड ग्रुप है, ये AB और ये O है। जो A ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर एंटीजन्स A है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। B के अंदर B एंटीजन्स है जो कि आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है और इसके बाद यहाँ पर AB जो ब्लड ग्रुप है ये दोनों एंटीजन्स आरबीसी के सरफेस पर होते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप O के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो सरफेस होती है ब्लड ग्रुप O के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। यहां पर अगर एंटीबॉडीज की बात करें तो अगर एंटीजन्स A है तो एंटीबॉडी उसके अपोजिट B होगा और अगर एंटीजन्स B है तो एंटीबॉडीज A होगा। जो ब्लड ग्रुप A है that have antigens A and B but doesn't have antibody, उस ब्लड ग्रुप के जिसमें ब्लड ग्रुप A B है उसमें एंटीबॉडी नहीं होते। O ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन्स नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज प्रेजेंट है A एंड B, दोनों एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब दोनों की बात है कौन किसको अपना ब्लड दे सकता है, देखिए और ले सकता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप A है ये O से ले सकता है और A से ले सकता है, O से ले सकता है और A, ये दोनों इसको डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और B ब्लड ग्रुप O और B से लेगा, AB ब्लड ग्रुप O से भी लेगा, A से भी लेगा, B से भी लेगा और AB से भी लेगा, सबसे ले लेगा। इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपेंट। क्या कहते हैं इसको हम? यूनिवर्सल रेसिपेंट। ये सबसे ब्लड ग्रुप ले लेता है, सबसे ब्लड लेता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और जो ब्लड ग्रुप O है
इट गिव द ब्लड टू एवरीवन, ये ब्लड ग्रुप तो सबको देगा, लेकिन लेगा किससे? ओ ब्लड ग्रुप से। इट विल टेक द ब्लड फ्रॉम द ओ, ये ओ से ब्लड को यहां पर लेगा और किसी से ब्लड को नहीं लेगा, ये और किसी से ब्लड को नहीं लेगा, तो ये यहां पर यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। यानी ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। अब इसके बाद यहां पे एक आरएच ग्रुपिंग आती है। देखिए जैसे हमारे एंटीजन्स ए एंड बी है, ये एंटीजन्स है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऐसे हमारे पास एक और एंटीजन्स है जिसे आरएच कहते हैं, आर एच, इसे स्मॉल में लिखा जाए, आर कैपिटल होता है एच स्मॉल में, और आपने पढ़ा हुआ पढ़ेंगे, एक आर कैपिटल है एच कैपिटल है, इसे कहते हैं हम यहां पर रिलीजिंग हार्मोन्स। यहां पे कैपिटल आर है एंड कैपिटल एच है, उसे रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, और जहां कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है उसे हम एंटीजन्स कहते हैं। अब ये एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ये रैसस मंकी में देखे गए, ये ह्यूमन बीइंग में भी प्रेजेंट होते हैं, present on the surface of RBC in rhesus monkey as well as in human being, उनके अंदर ही पाया है। अब देखिए ये आरएच जो एंटीजन्स है, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। दोज हैव आरएच एंटीजन्स, जिनके ब्लड ग्रुप में आरएच एंटीजन्स प्रेजेंट है ऑन देयर आरबीसी, उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आरएच पॉजिटिव। जिसकी पॉपुलेशन इंडिया में 80% पीपल हैव आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और 20% आरएच नेगेटिव है, यानी कि उनकी आरबीसी के ऊपर देयर इज नो ग्लाइकोप्रोटीन और देयर इज नो आरएच एंटीजन, क्योंकि आरएच एंटीजन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो या तो यहां पे एब्सेंट तो आरएच नेगेटिव और प्रेजेंट तो आरएच पॉजिटिव, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे अगर कोई इनकम्पेटेबिलिटी आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती है, अगर प्रेगनेंसी हुई है और वहां पर जो है, अगर देखिए ये मेल है, आरएच पॉजिटिव मेल है और आरएच नेगेटिव फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन फीमेल प्रेगनेंसी हो जाती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके वोम के अंदर जो बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव और बेबी आरएच पॉजिटिव। ये जो आरएच पॉजिटिव कंडीशन है इन आरएच नेगेटिव फीमेल, इट इज वेरी सेंसिटिव कंडीशन। देखिए प्रेगनेंसी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आरबीसी ऑफ द फिटस है, जो फिटस की जो आरबीसी है, दे एंटर इनटू द ब्लड ऑफ द मदर, मदर के ब्लड में चली जाती है। कब चली जाती है? डिलीवरी होती है। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब डिलीवरी होती है तो आरएच पॉजिटिव जो बेबी है उसका ब्लड जो है मदर के अंदर चला जाता है और वहां पर फीमेल की बॉडी में एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं वहां पे। अब होता क्या है, पहली प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तब ब्लड जाता है, अदरवाइज ब्लड सेपरेट ड्यू टू प्लेसेंटा, दोनों का ब्लड सेपरेट होता है। लेकिन डिलीवरी होती है, जब पार्चुलेशन होता है, उस टाइम जो ब्लड ऑफ द बेबी है एक्सपोज इन दी ब्लड ऑफ द मदर, और कैसे मदर का जो ब्लड है वो एक्सपोज हो जाता है इन दी विद द ब्लड ऑफ द फिटस, दैट इज आरएच पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी वर प्रोड्यूस इन फर्स्ट डिलीवरी में, वो अगर जब ड्यूरिंग द सेकेंड डिलीवरी, अगर सेकेंड डिलीवरी होती है, सेकेंड बेबी तो कंडीशन सेम हो जाए, तो वहां पर ब्लड के अंदर जो एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट है, दे विल किल द आरबीसी ऑफ द बेबी, उसकी आरबीसी को खत्म कर देंगे। देखिए पहले डिलीवरी में कोई नहीं कुछ होगा, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के अंदर जब बेबी बर्थ लेगा, उसके बाद जब बर्थ हो जाएगा उस टाइम जब ब्लड एक्सपोज होगा तब दिक्कत होगी, लेकिन जब तक डिलीवरी हो चुके। लेकिन अगर सेम कंडीशन रिपीट इन द सेकंड प्रेगनेंसी, सेम कंडीशन आ जाती है, यानी कि
अगेन द फीमेल इज RH नेगेटिव एंड बेबी इज RH पॉजिटिव, तो इन द ब्लड ऑफ द मदर एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट, और जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं दे स्टार्ट टू किल द RBC, वो RBC को खत्म करना शुरू कर देते हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है ड्यू टू द डेथ ऑफ RBC. और डेथ ऑफ RBC इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस और हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न. जब RBC की डेथ होती है उसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं. अब ये जो डिजीज है, इस तरह कंडीशन में अगर ये कंडीशन है तो आजकल इसका क्योर है कि फीमेल अगर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो उसको फीमेल को एंटी-RH एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दिया जाता है उसकी बॉडी में, एंड द बेबी कैन बी सेफ फ्रॉम सच टाइप थिंग्स. तो दिस इज अबाउट दिस वन. आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए. थैंक यू.